कच्ची बस्ती में एक गरीब मजदूर कालू रहा करता था। कालू के घर में उसकी पत्नी जानकी थी। जानकी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमा लेती थी और वहीं कालू किसी तरह मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता था। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कालू की मजदूरी बंद हो गई थी। अरे जानकी, इस बार तो बरसात ने हद ही कर दी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर इसी तरह काम पर नहीं गया तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, बारिश का क्या है, 1 आध दिन में रुक जाएगी और उसके बाद में फिर से काम शुरू हो जाएगा। अरे 3 दिन तो हो गए, बरसात तो रुक ही नहीं रही है और आगे भी रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम बंद हुआ है ना? मैं तो अभी भी लोगों के घर झाड़ू पोछा करने जाती ही हूँ। मेरे पगार से कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। अरे घर का खर्चा तो हम किसी तरह चला लेंगे जानकी, लेकिन ये जो छत टपक रही है इसका क्या करेंगे? ये बात तो आपकी सही है। हमारी झोपड़ी अब काफी पुरानी हो चुकी है और इसके छप्पर में भी कई सारे छेद हो गए हैं। रात भर पानी टपकता रहता है। अरे मैं भी इसी बात से बहुत परेशान रहता हूँ। कहीं किसी दिन ज्यादा बारिश आ गई तो हमारी झोपड़ी टूटकर बिखर ना जाए। राम राम राम, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये झोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ है। अगर यही नहीं रही तो हम जाएंगे कहाँ? ठीक है जानकी, जब तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो कुछ पैसे बचाकर झोपड़ी के छप्पर की मरम्मत करवा लेंगे, शायद हमारी परेशानी कुछ कम हो जाए। ठीक है जी, अब ना ज्यादा परेशान मत हो। ये लो खाना खा लो और सो जाओ, सुबह मुझे भी जल्दी काम पर जाना है। जानकी और कालू अपनी झोपड़ी में सो गए। रात को अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश का पानी कालू की बस्ती में भरने लगा। पानी भरते भरते झोपड़ी के बाहर तक पहुंच गया था। सुबह के वक्त जब कालू और जानकी सोकर उठे, हे भगवान, ये क्या हो गया? बारिश का पानी तो हमारे घरों तक पहुंच चुका है। अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? रहने दो जानकी, तुम आज काम पर मत जाओ। ऐसे पानी से निकल कर जाओगी और बीमार पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं गई तो मालकिन लोग नाराज हो जाएंगे। आप जानते हैं ना, बड़ी मुश्किल से 1 दिन की छुट्टी भी नहीं देती है। अरे लेकिन जानकी, झोपड़ी के बाहर तो पूरी बस्ती में पानी भरा है, तुम जाओगी कैसे? जानकी जैसे तैसे करके काम पर चली जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से बहुत ज्यादा बारिश होती है और बस्ती में ज्यादा पानी भर जाता है। आज तो मैं तुम्हें किसी भी तरह काम पर नहीं जाने दूंगा। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? ठीक है, तुम ठीक ही कहते हो, आज नहीं जाती। अगर मालकिन नाराज हो गई तो मना लूंगी किसी तरह। अरे मनाने वाली क्या बात है, जब तुम बताओगी कि हमारी झोपड़ी में पानी भर गया है तो वो खुद ही समझ जाएंगे ना। अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने की वजह से जानकी, कालू और आसपास की बस्ती में रहने वाले सभी लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जानकी काम पर नहीं जा पाती। और 3 दिन के बाद जैसे ही जानकी काम पर पहुंचती है, कहाँ थी तुम? पिछले 3 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई? मेम साहब क्या बताऊं, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, हमारी पूरी बस्ती में पानी भर गया है और उससे भी ज्यादा तो मेरी झोपड़ी के अंदर पानी भर गया। आप ही बताइए कैसे आती मैं? इसका मतलब ये हुआ कि बारिश होगी तो तुम काम पर नहीं आओगी? ना ना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था मेम साहब। तुम जानती भी हो 3 दिन से कितनी परेशानी हो रही है मुझे, सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। माफ कर दीजिए मालकिन जी, पर मैं क्या करती, आने के लिए रास्ता ही नहीं था, सब जगह पानी भरा हुआ था। बहाने तो तुझे बहुत बनाने आते हैं। जानकी देख, अगर अगली बार ऐसा किया ना तो फिर काम से हमेशा के लिए छुट्टी। अरे ना ना मालकिन, ऐसा मत कीजिए। बारिश की वजह से मेरे पति की मजदूरी भी छूट गई है। बड़ी मुश्किल से घर में 2 वक्त खाने की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। आप मुझे काम से निकाल देंगे तो हम क्या खाएंगे? अगर इतनी ही चिंता है तो फिर रोजाना काम पर आया करो। चलो अब जल्दी से जाकर घर का सारा काम करो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे।
लेकिन नौकरी जाने के डर से जानकी किसी तरह रोज काम पर जाती थी। एक दिन जब जानकी काम करके अपने घर लौट आई तो अचानक उसकी बस्ती में कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। अरे लगता है बाहर कुछ हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ हाँ, पता तो कीजिए, ये बस्ती में लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? बाहर जाकर कालू ने एक आदमी से पूछा। अरे क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे क्या बताए भैया, अपनी बस्ती के बाहर एक पुल टूट गया है और वहाँ पर एक कार फंसी है। थोड़ी देर में अगर किसी ने नहीं बचाया ना तो वो कार पानी में बह जाएगी। ये क्या कह रहे हो भैया, कार के अंदर कोई है क्या? हाँ, कोई औरत बैठी है अकेली है, बहुत रो रही है बेचारी, मदद के लिए बुला रही है। अरे तो हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए ना। अरे लेकिन इसमें बहुत खतरा है, हमें अपने आप को बचाना चाहिए। पानी कभी भी हमारी बस्ती की तरफ आ सकता है। अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मैं तो जाकर उस औरत की मदद जरूर करूंगा। कालू उस जगह पर पहुंचता है जहां वो औरत कार में फंसी हुई थी। वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था और सारा पानी कालू की बस्ती की तरफ ही आ रहा था। कालू ने एक बड़ी सी रस्सी को पेड़ से बांध दिया और दूसरे सिरे को कार की तरफ फेंक दिया और उस औरत को रस्सी के सहारे बाहर आने के लिए कहा। तभी वहां जानकी भी दौड़ती हुई आई। अरे ये तो मेरी मालकिन है, जिनके यहाँ मैं काम करने जाती हूँ। अरे मैडम जी, आप डरिएगा मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी को भी मैंने रस्सी से बांध दिया है। थोड़ी देर में पानी का बहाव कम हो जाएगा, फिर हम आपकी कार को भी बाहर निकाल लेंगे। क्या तुम जानकी के पति हो? हाँ हाँ, जानकी मेरी ही पत्नी है, आपके यहाँ काम करती है ना। लेकिन मेम साहब, आप यहाँ पानी में कैसे फंस गई? अब क्या बताऊं, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई थी, वहीं से लौट रही थी। अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और मेरी गाड़ी फंस गई। अरे कोई बात नहीं मालकिन, अब ना आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं तो बहुत बुरी तरह डर गई थी, कब से मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। भला हो तुम्हारा पति का जिसने मेरी जान बचा ली। लेकिन जानकी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। इतने खराब मौसम और बाढ़ में भी तुम्हें काम पर आने के लिए कहा, नौकरी से निकालने की धमकी भी दी, और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आपकी जान बचाना तो हमारा धर्म था। देखो जानकी, तुम्हारी झोपड़ी में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आज तुम्हारे पति ने मेरी जान बचाई है और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। हम जैसे पैसे वाले लोगों के लिए अपने घर में बैठकर बारिश का मजा लेना बहुत आसान है, लेकिन तुम गरीब लोगों के लिए बाढ़ और बारिश काफी परेशानी खड़ी कर देते हैं। ये बात मुझे आज अच्छी तरह समझ आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। शशि की सौतेली माँ ने उसकी शादी की तो बड़े घर में, लेकिन पति कोई काम ना करता। आप ससुर जी के साथ काम पर क्यों नहीं जाते? हाँ जाऊंगा, लेकिन कल से। आज जरा मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। शशि के 2 बच्चे होते हैं, लेकिन रमेश का हाल वैसा का वैसा ही रहता है। एक दिन, सुनिए ना, बच्चा रो रहा है, इसके दूध के लिए पैसे नहीं है। अरे तो पिताजी से ले लो ना। क्यों? अगर आप में कमाने की क्षमता नहीं थी तो शादी क्यों की? तभी घर आई बड़ी ननद बोल पड़ती है। आहा, तुम्हारी माँ को साफ साफ कह दिया था कि लड़का ना कमाता है ना कभी कमाएगा। हम 4 बहनें हैं इसका ख्याल रखने के लिए, और पिताजी का इतना सारा पैसा, तुम्हें किस चीज की कमी रखी है? लेकिन थोड़े ही सालों में तकदीर बदल जाती है। शशि का ससुराल गरीब हो जाता है। सब बिकने के बाद शशि अपने पति, बच्चे और सास के साथ किराए के मकान में आ जाती है। मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ दीदी। अरे इतने बड़े घर की बहू थी शशि, तुम नौकरी करोगी? नहीं 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 नहीं। नहीं करूँगी तो घर कैसे चलेगा? बच्चों को भी तो पालना है ना। तभी शशि का भाई आ जाता है। शशि, ये ले राशन का सामान, किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो तो बताना। भाई, अब मैं नौकरी करूँगी। देख बहन, वैसे तो मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन हाँ,
मैं ये भी चाहता हूँ कि तू अपने पैरों पर खड़ी हो जा। शशि को एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को संभालने की नौकरी मिल जाती है। एक दिन, शशि, मेरे स्कूल को अब तुम संभाल लो। मैं कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास जा रही हूँ। लेकिन प्ले स्कूल अकेले मैंने कभी नहीं संभाला है। अब ये सब मैं नहीं जानती। इतने महीनों में तूने जो देखा, बस पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे करना। शशि नीलम के जाने के बाद पूरे 1 महीने उसका स्कूल अकेले संभालती है और फिर एक दिन आता है जब वो अपना खुद का स्कूल भी खोल लेती है। वाह शशि, तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारा यही आत्मविश्वास तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। नीलम, बहुत आगे जाने की चाह नहीं है। बस ये छोटा सा स्कूल मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा में मेरी मदद करे, यही मैं चाहती हूँ। शशि थोड़े थोड़े पैसों से ही अपना परिवार पाल रही थी। एक दिन उसके घर उसकी बड़ी ननद आती है। अरे भाभी, घर में कूलर तो लगा लेती। मेरी माँ को कैसे पंखे में लेटा रखा है। अरे तो शशि कौन सा एसी लगा कर सो रही है, वो भी तो यहीं रहती है ना मेरे पास। ज्यादा यहाँ आकर मेरी बहू को परेशान न किया करो। हाँ हाँ, मुझे भी शौक नहीं है इस छोटे से घर में आने का। मैं तो बस ये बोलने आई थी कि मेरे बेटे की शादी है तो ननिहाल का जो नेग होता है वो ले आना। हाँ हाँ, जितना बनेगा कर देंगे, और ना हुआ ना तो वो भी नहीं करेंगे। तभी शशि बोल पड़ती है, अरे नहीं नहीं माँ जी, रीटा घर की बेटी है। उसके ससुराल वाले उससे शादी पर पूछेंगे कि मायके से क्या मिला। रीटा, तुम मुझे सामान की लिस्ट भेज देना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करें। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ। शशि ये बोलकर किचन में चली जाती है। धीरे धीरे कर शशि किसी न किसी तरह अपनी सारी ननदों की डिमांड भी पूरी करती, बच्चों की ख्वाहिशें भी, और उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती। एक दिन जब शशि का बेटा 12वीं पास करके आता है, माँ, अब तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब कोई ना कोई नौकरी करके पढ़ाई भी साथ कर लिया करूँगा। शशि को लगता है कि बेटा और आगे पढ़ाई करे, लेकिन वक्त की मार के कारण वो बेटे को काम के लिए हाँ कर देती है। अब बेटा एक बैंक में चपरासी बन जाता है। लड़का, देखने में तो बड़ा अच्छा है, अंग्रेजी भी पटर पटर बोलता है, फिर चपरासी क्यों? लड़का सारी बात मैनेजर को बता देता है। अच्छा, तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ। तू यहाँ रहकर दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम सीख। अगर तू किसी एक का भी काम अच्छे से सीख गया तो मैं तुझे यहाँ टेबल चेयर में बैठने वाली नौकरी दे दूँगा। लेकिन एक दिन शशि की ननद उसे फ़ोन करती है। अरे भाभी, देखो, मायका तो मेरा तुम लोगों से ही है। मैंने आपके बेटे और मेरे भतीजे प्रदीप के लिए यहाँ एक नौकरी देखी है। पूरे 5,000 मिलेंगे। वैसे करता ही क्या है, चपरासी ही तो है ना। कोई बात नहीं रीटा, मैं उसे इस शहर के बाहर नहीं भेजना चाहती हूँ। बाकी वो शाम को आएगा तो मैं पूछ लेती हूँ। वहीं प्रदीप मैनेजर की बात से खुश हो जाता है और मैनेजर के काम पर ही नज़र रखने लगता है। वो उनकी तरह के पेपर पढ़ता, काम करता और आने वाले लोगों की बातें सुनता। एक दिन बैंक में ऑडिट वाले आते हैं। ये गलत है, पूरी बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ए मैनेजर, क्या करते हो? बैंक के पैसों का हिसाब सही नहीं है। मैनेजर के पसीने छूट जाते हैं। तभी प्रदीप वहाँ जाता है। अब क्या मैं ये बैलेंस शीट देख सकता हूँ? अरे बेटा, मजाक नहीं, जाओ पानी लेकर आओ 1 गिलास। प्रदीप मैनेजर को पानी ला कर देता है और फिर ऑडिटर से कहता है, देखिए सर, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे बैलेंस शीट को आप लोग गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। ऐसा बोलकर प्रदीप एक एक कर सारे डाउट क्लियर कर देता है। अरे हाँ, ये तो पॉइंट हमने देखे ही नहीं थे। गुड, कहाँ है ये बच्चा? तभी मैनेजर बोल पड़ता है, अब हमारे यहाँ अकाउंट में नया आया है। ऑडिटर के जाने के बाद, वाह प्रदीप, आज तो तुमने मेरी नौकरी बचा ली। और आपने भी तो मेरी नई नौकरी लगा दी, अकाउंटेंट की।
बस फिर क्या था, प्रदीप ने एक बार जो सफलता की सीढ़ी चढ़ी, बस चढ़ता ही चला जाता है। फिर एक दिन शशि की ननद अरे भाभी कैसी हो? घर को तो बड़ा ही सुंदर चमका रखा है। अरे बेटी कैसे आना हुआ? तू तो इस छोटे से घर में आना भी नहीं चाहती थी, कोई खास काम है क्या? अब हाँ, वो माँ मेरा जो मझला बेटा है ना, वो अकाउंट से पढ़ाई कर रहा है, तो प्रदीप से बोलकर उसकी भी कहीं अच्छी नौकरी लगा दो ना। सास और शशि समझ जाते हैं कि कैसे पैसे आते ही लोगों के बात करने के तरीके से लेकर रिश्ते निभाने तक में बदलाव आ जाता है।